हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूँ शिखा। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप मस्त होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस्टोटल फैलेसी। एरिस्टोटल ने एक थ्योरी दी थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है। ठीक है, उन्होंने आधी बात कही, आधी बात क्या नहीं बताई। उनका जो ड्रॉबैक था वो ये था कि उन्होंने अपोजिंग फोर्सेस के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो उसको फर्दर रेक्टिफाई करने के लिए कौन आए? उन्होंने कहा गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या दिया? लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच रेजिस्ट और अपोजेस चेंज। कोई भी बॉडी किसी भी तरह का चेंज अपोज करती है, ठीक है, रेजिस्ट करती है, और इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। अब देखिए इसके बेस्ट एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। डेली लाइफ से लेंगे। ठीक है, आप बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा आप ऐसे उसको पकड़ के खड़े हो जाइए, कहीं पर जगह नहीं मिलती है तो आप खड़े होते हैं। तो जैसे ही वो बस स्टार्ट करेगा ड्राइवर स्पीड में, आपकी बॉडी कैसे जाती है? पीछे की साइड जाती है, बैकवर्ड जर्क लगता है आपको। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बस थी वो तो मोशन में आई, लेकिन आपकी बॉडी किस में थी? रेस्ट में। तो उसके पैर, आपके पैर कहाँ थे? फ्लोर के साथ टच थे। जो मोशन में आ रही है तो पैर मूव हुए, बट बॉडी ने जो रेस्ट पोजीशन थी उसी में रहना चाहती थी, तो उसको पीछे जर्क लगेगा क्योंकि उसको मोशन में आने में टाइम लगेगा। फिर क्या होता है? थोड़े टाइम के बाद आपकी बॉडी, आपके सेल्स आपको प्रिपेयर कर देते हैं मोशन में आने के लिए। तो आफ्टर जर्क आप प्रिपेयर्ड हो जाते हो, फिर आप बस के साथ मोशन में मूव करते रहते हो। ठीक है, तो अब देखिए इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल तो जो मैंने अभी आपको दिया। ठीक है, आपकी बॉडी रेस्ट पे है, बस मूव कर रही है तो आपको जर्क लगेगा बैकवर्ड। दैट मीन्स आपकी बॉडी रेस्ट पर ही रहना चाहती है और वो किसी भी तरह के चेंज को अपोज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसकी एग्जांपल भी, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, बहुत तेज़ ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, यानी कि बॉडी मोशन में थी बस के साथ, बस रेस्ट में आई तो पैर तो टच थे, फ्रिक्शन की वजह से साथ में जुड़े हुए हैं, तो पहले पैर आपके रेस्ट में आते हैं लेकिन बॉडी मोशन में होती है, तो आप आगे की साइड ऐसे मूव कर जाते हैं। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन के और एग्जांपल हैं। आपसे कहा जाता है जब भी आप चलती हुई बस में से या चलती हुई ट्रेन में से उतरें तो थोड़े टाइम आपसे कहा जाता है कि आप दौड़ते रहें ताकि आप गिरे नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी किस में थी? मोशन में थी बस में। जो आपका रोड था वो नीचे किस में था? रेस्ट में। तो आप सडनली एकदम जंप करके ऐसे कूद जाएंगे तो आप गिर जाएंगे, बैलेंस नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप चलती बस से उतर रहे हैं तो आप थोड़ी देर बस के अलॉन्ग ही साइड में ऐसे रन करके फिर स्टॉप हो, जिससे आप नहीं लगोगे। एथलीट्स को भी ये कहा जाता है, जो आप रेस दौड़ के आ रहे हो तो अपनी बॉडी को टाइम दो धीरे धीरे नॉर्मल होने में, अदरवाइज जर्क के साथ गिर जाओगे आप, है ना, क्योंकि बॉडी किसी भी तरह के चेंज को अपोज करती है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का, इनर्शिया का एग्जाम्पल क्या क्या है? आपने देखा, आप स्टोन लेते हो, उसको ऐसे राउंड 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 घुमाते हो, है ना, और कहीं पर क्या होता है? गलती से खुल जाता है और ठक करके जाके किसी और को लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है डायरेक्शन, वो किसी भी तरह का चेंज नहीं चाहती। ठीक है, अब देखिए, और अच्छा इसका भी एग्जांपल आप बेस्ट बस का ही ले लीजिए, आप वहीं से समझ रहे हैं। तो आपने देखा होगा आप ऐसे बैठे हैं तो जब स्पीड में ड्राइवर बस को ऐसे मोड़ता है तो आपकी बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है, अगेन अपोजिट साइड में बैंड हो जाते हैं, है ना। इसका और एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, आप कॉरिडोर में भागते हैं तो आप एकदम से जब डायरेक्शन चेंज करते हैं तो आपकी बॉडी आप स्लिप हो जाते हैं वहाँ पे, है ना। तो दैट इज़, वो अपोज कर रही है डायरेक्शन चेंज करने को, तो दैट इज़ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? बहुत इजी कंसेप्ट है, डेली लाइफ में आप इसके बहुत एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मेंशन किया स्ट्रेट लाइन, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज में आ जाएगी। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि इन अदर वर्ड्स में आपसे सिंपल बोलूँ, कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहती है, जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है,
कब तक? जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, क्लियर है। और फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं साथ में? फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो सेकेंड लॉ से पहले हम डिस्कस करते हैं मोमेंटम। देयर इज अ टर्म मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity. It is represented by P. P is equal to mv. ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट बताइए। मास की ऐसे यूनिट क्या होती है? kg। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड। डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशन ऑफ मास एंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज lt -1, दिस इज 1 ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड लॉ पर। सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन? दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is directly proportional to force applied. ठीक है, that is F is directly proportional to change in linear momentum. ठीक है, क्लियर? दिस इज सेकेंड लॉ। अच्छा, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं? एक कांस्टेंट लेंगे k। आपने एक चीज़ और पढ़ी है मैथ्स में, फिजिक्स में भी पढ़ी है कि हम डेल्टा p बाय डेल्टा t को क्या लिख सकते हैं? dp बाय dt। पर कब लिख सकते हैं? व्हेन लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। जब ये डेल्टा टी यानी कि इंटरवल्स इतने स्मॉल हो जाते हैं कि अप्रोचेस टू ज़ीरो होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं डी पी बाय डी टी। क्लियर? पुट करें हम इसको, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? एफ इज इक्वल टू के डी पी बाय डी टी। क्लियर? एंड व्हाट इज पी? पी क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। पी की वैल्यू पुट करिए, एफ इज इक्वल टू के डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी। अब आप सबको पता है मास जो है जनरली हमेशा कांस्टेंट होता है ना? तो मास को हम बाहर ले लेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा मास की वजह से। तो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। And we all know that what is acceleration? This is dv by dt. तो हम पुट कर सकते हैं इस प्लेस पर, कर दीजिए पुट फटाफट, k m इंटू a एंड फॉर SI यूनिट, SI और CGS दोनों के लिए k की वैल्यू क्या होगी? 1। सो अगेन पुट इट, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। This describes our second law and this is basically second law. Okay, तो second law है हमारा F is equal to ma। इससे हमें क्या क्या पता चलता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या पता चलता है? नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली। यानी कि अगर कोई बॉडी को यूनिफॉर्मली मूव कराना है तो हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। ये हमें कैसे पता चला? देखिए, अगर आप फोर्स को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका? ज़ीरो। या इसको वाइस वर्सा भी समझ लीजिए कि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ठीक है,
यानी वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। तो चेंज नहीं हो रही है वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो यानी कि अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, 0। क्लियर? क्यों? बिकॉज मास कैन नेवर बी 0, है ना। तो एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स आपकी 0 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? यानी कि अगेन दोबारा आपको बताती हूँ मैं कि किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्मली एक ही स्पीड से आपको अगर मूव कराना है तो हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ अ वेक्टर लॉ। वेरी क्लियर। वेक्टर का मतलब जो फोर्स है हमारी, हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज दिस, dp/dt, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो यानी कि जो इसका x कंपोनेंट होगा, देन इसमें y कंपोनेंट होगा, देन z कंपोनेंट। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। इनर्शियल मास का मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि किसी भी बॉडी का अगर मास ज़्यादा होगा तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा। समझ रहे हो आप किसी भी बॉडी को, दो बॉडीज़ को आप मूव करा रहे हो, तो जिसका मास ज़्यादा होगा, भले ही आप इक्वल फोर्स लगाओगे, लेकिन जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ inertial mass. So the next topic is impulse. What is impulse? It is defined as the force multiplied by time. It can be written as impulse is equal to average force into time. अब देखो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। सेकेंड लॉ यूज़ करते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा है अभी हमने, तो फ्रॉम सेकेंड लॉ, व्हाट इज सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू dp/dt। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, F/dt इज इक्वल टू dp। क्लियर? नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, फ्रॉम टाइम को किससे करेंगे, 0 to t, एंड लीनियर मोमेंटम को फ्रॉम p1 to p2। आफ्टर इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, F इंटू टी। लिमिट्स पुट कर दी जाती है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। dp का इंटीग्रेशन के बाद क्या मिलेगा हमें, p, तो इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दिस इज F इंटू टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इज इक्वल टू इम्पल्स। सो दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो डिपेंड करता है आपको न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। फोर्स एंड टाइम गिवन है तो भी आप इम्पल्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको चेंज इन लीनियर मोमेंटम गिवन है तो भी आप इम्पल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इम्पल्स के एग्जांपल क्या होते हैं, ये शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करती है। इम्पल्स एक ऐसी फोर्स होती है जो शॉर्ट टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल जंपिंग, किकिंग, डाइविंग, मतलब आपने जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कोई एक्टिविटी की उसको हम इम्पल्स में काउंट करते हैं। इम्पल्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स आपकी वेक्टर है। ठीक है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके डायमेंशंस क्या होंगे, इम्पल्स के डायमेंशंस क्या होंगे, m/l/t-1। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट फोर्स इंटू टाइम, फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस पे। इम्पल्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, आपने देखा होगा जब भी क्रिकेट खेला जाता है तो जो कैच कर रहा होता है वो अपने हैंड को थोड़ा सा लोअर लाता है। लोअर ला के वो क्या कर रहा होता है, इस टाइम फैक्टर को इंक्रीज़ कर रहा होता है। इसे इंक्रीज़ करने से क्या होता है, जो फोर्स का इम्पैक्ट है वो कम पड़ेगा और आपको इंजरी कम होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल है, आपने देखा होगा जो आपके ग्लास वेयर्स होते हैं, चाइना वेयर्स होते हैं, उसको जब आप रैप करते हैं, जो पैकिंग होती है उसमें या तो आप थर्माकोल लेते हैं या स्ट्रॉ पीसेस लेते हैं, पेपर्स लेते हैं, तो उससे आप क्या करते हैं कि वो आपस में कोलाइड नहीं करें। कोलाइड कैसे नहीं करें, और कोलिजन होगा भी तो उसके टाइम को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो। तो टाइम को इंक्रीज़ करने से क्या होता है, जो फोर्स का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। आपने अपने व्हीकल्स में देखा होगा शॉकर यूज़ किए जाते हैं। शॉकर का यूज़ क्या होता है कि जब भी आप गड्ढों में से निकलेंगे तो गड्ढों में जाएंगे ज़रूर, बट आपको जो फोर्स से हिट करेगा उसका इफेक्ट कम करने के लिए शॉकर्स यूज़ किए जाते हैं। और आपने सुना होगा जब आपको ज़्यादा जर्क लगने लगते हैं तो वो कहते हैं शॉकर्स ख़राब हो गए, इनको चेंज कराइए,
है ना। तो शॉकर्स का क्या काम होता है, वो आपको जर्क लगने से बचाते हैं, कम जर्क लगते हैं, उसका इफ़ेक्ट कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। क्योंकि जब हम क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं तब से हमें एक ही इसका एग्जाम्पल याद होता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम बोलते हैं तुमने हमें मारा, हम तुम्हें मारेंगे, चटाक चटाक, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसे याद करते हैं ना। बट इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको कि एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम इंस्टेंट, यानी कि ऐसे नहीं है कि पहले आपने थप्पड़ मारा फिर दूसरा मारेगा, वो एक साथ लगने चाहिए, समझे, ठीक है। जैसे कोई भी बॉडी है उस पर एक्शन एंड रिएक्शन एक साथ होगा, ठीक, इसका ये मतलब है एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम इंस्टेंट। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ठीक है। माइनस का मतलब फिजिक्स में नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, हमेशा नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है दैट इन अपोजिट डायरेक्शन, कि दीज बोथ फोर्सेस आर इक्वल बट दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। चलिए इसको ड्राइव करते हैं। किससे ड्राइव करेंगे, अभी तक हमें क्या पता है, हमें सेकंड लॉ पता है। सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था, आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। तो हम सीधा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज़ करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, बोलिए। लीनियर मोमेंटम, इट इज द टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ टू बॉडीज इज इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। मीन्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ P1 एक बॉडी का एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ P2, इसका टोटल सम 0 होगा। कंजर्वेशन लॉज ऐसे लगाते हैं, ठीक है। टोटल चेंज एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम का, टोटल चेंज दूसरी बॉडी का, इनका टोटल सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में किससे डिवाइड करेंगे, डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी क्या है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या है, सेकेंड लॉ, यस सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज F1, दिस इज F2। ये था ना सेकेंड लॉ, क्या था आपका, दैट द फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये पढ़ा था ना हमने। इसको यूज़ किया है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करी हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 एंड दिस हैंस वी आर प्रूविंग हियर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर, आगे चले। ओके, सो फाइनली कंक्लूजन क्या है कि ये जो तीनों लॉज हमने पढ़े हैं ये हमें क्या बताते हैं। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था वो फोर्स को डिफाइन करता है, सेकेंड लॉ फोर्स को मेजर करता है, F इज इक्वल टू एम ए और F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो इट मेजर्स फोर्स। थर्ड लॉ हमें क्या बताता है, फोर्स का नेचर बताता है। तो पर्टिकुलरली ये तीनों लॉज किसके बारे में बताते हैं, हमें फोर्स के बारे में बताते हैं। आज हम यहाँ तक करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका रिकॉइलिंग ऑफ गन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके एप्लीकेशंस और आपका हॉर्स एंड कार प्रॉब्लम, ठीक है, एलिवेटर लिफ्ट वाला एंड जो भी आपके रह गए रॉकेटियर्स, वो सारा नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करती हूँ आपको, ठीक है। तब तक आप इतना पढ़िए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।